हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको कॉन्सेप्ट। पिछले वीडियो में WBCS मेन 2023 जो जीएस पेपर 3 या पेपर 5 का जो पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी चैप्टर है, उस पॉलिटी सेक्शंस को तो मैंने ख़त्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो आज हम शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमी को, जो कि सेम क्वेश्चंस पेपर का ही है हिस्सा। तो जो अपकमिंग एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है ऑल ओवर इंडिया में, या फिर जो स्पेसिफिक वेस्ट बंगाल में जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कंसेप्चुअल बेस्ड है और बहुत ही डीप लेवल का क्वेश्चंस पूछा है। तो और अदर्स जो ऑप्शंस होगा क्वेश्चंस में, उसको भी मैं थोड़ा टच करूँगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में सेम पैटर्न्स क्वेश्चंस फ्रेम हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एज पर द 2011 सेंसस व्हिच ऑफ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए, जितना भी स्टेट है सभी स्टेट में लोएस्ट पॉपुलेशंस है, बट इसमें आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन व्हिच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम है लोएस्ट पॉपुलेशन, ये अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, रिजर्व बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी फेल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन व्हेन इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय। देखिए, रिजर्व बैंक का काम होता है जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं, तो इसके थ्रू मॉनेटरी जो इन्फ्लेशन होता है इंडिया में या फिर किसी भी स्टेट में, तो उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ, इसमें क्या बोला है, पूछा है कि रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में फेल होगा अगर ये प्रॉब्लम कॉज्ड बाय, तो किससे कारण अगर प्रॉब्लम होगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे हो गया, तो उस टाइप का अगर फाइनेंस में प्रॉब्लम डेफिसिट होगा, तो जैसे मान लीजिए इंडिया बाहर से लोन मंगा रहा है या फिर करेंसी प्रिंट कर रहा है, तो इस टाइप का अगर डेफिसिट होगा तो इसको रिजर्व बैंक इजीली इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन ये। शॉर्टेज ऑफ गुड्स, अगर गुड्स शॉर्टेज हो, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सप्लाइड अगर कम होगा, तो ये भी रिजर्व बैंक के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस बाय नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज, जो NBFC बोलते हैं, जो RBI के रजिस्टर्ड होता है, RBI से रजिस्टर्ड होता है लाइक बैंक, तो बैंक की तरह ये काम करता है जो NBFC है, बट ये बैंक नहीं है, ये कॉमर्शियल बैंक नहीं है। तो बट इसका जो फंक्शन है वो सेम है बैंक की तरह ही, ये भी लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जो मोबाइल में ऐप होता है ना, फाइनेंशियल जो लोन ऐप होता है, वो बहुत सारे नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी है NBFC, जो छोटा अमाउंट पर लोन प्रोवाइड करते हैं। तो वो अगर बहुत सारे बिजनेसमैन को फाइनेंस कर रहा है, तो ये भी रिजर्व बैंक के लिए डिफ़िकल्ट होगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, रिजर्व बैंक का बहुत सारे रोल होता है, बट इसमें से मेन रोल कौन सा है, टू प्रोमोट बैंकिंग हैबिट अमंग द पीपल्स ऑफ द कंट्री। जो कंट्री का पीपल्स है उसको बैंकिंग हैबिट प्रमोट करना, ये ऑप्शन नहीं है, ये करेक्ट आंसर नहीं है। टू मेंटेन रीजनल बैलेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट के लिए रीजनल बैलेंस को प्रमोट करना, कंट्रोल करना, ये भी नहीं है। टू प्रमोट एग्रीकल्चरल ग्रोथ, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ लाना, ये डायरेक्टली मेन कारण नहीं है, ये इनडायरेक्टली इसको डेफिनेटली प्रमोट करता है, बट दिस इज़ नॉट द मेन रोल ऑफ रिजर्व बैंक, तो ये भी नहीं है। टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये करेक्ट आंसर है। फाइनेंशियल में स्टेबिलिटी लाना ये मेन वर्क होता है RBI का। ठीक। द लीगल प्रोविजन गवर्निंग द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर लेड डाउन इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट
क्या बोला है, क्या पूछा है कि लीगल प्रोविजन जो आरबीआई का मेन काम है फॉरेक्स रिजर्व को, फॉरेक्स एक्सचेंज को रिजर्व करना, जैसे फॉरेन करेंसी होगा उसको रिजर्व करना, ये आरबीआई का एक मेन काम होता है। तो ये जो लीगल प्रोविजंस है ये 1934 में 1934 एक्ट जो आरबीआई एक्ट है उसमें ये लेट डाउन है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट्स इन इंडिया। रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माय प्रीवियस वीडियो, यू कैन वॉच इट नाउ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। इन व्हिच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड। आरबीआई कब नेशनलाइज्ड हुआ था, कि 1949 में हुआ था। इससे पहले ये कमर्शियल बैंक की तरह काम करता था, बट 1949 के बाद ये कमर्शियल ये नेशनलाइज्ड हो गया, गवर्नमेंट अंडरटेकन हो गया, तो उसके बाद ये सेंट्रल बैंक की तरह काम करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ इंडिया। कौन सी स्टेट में हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी है, ये है एमपी, मध्य प्रदेश। देखिए आईएमएफ क्या होता है, आईएमआर क्या होता है, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब 1000 इन्फेंट में से कितना हर साल कितना बच्चा मर रहा है, कितना बच्चे का डेथ हो रहा है, ये एक फार्मूला के थ्रू हम निकलते हैं। मान लीजिए कि 75 टोटल इन्फेंट डेथ हो रहा है, एक जिसका एज है वो विदिन 1 ईयर्स, ठीक है। तो 1 ईयर्स में ही इसको कैलकुलेशंस किया जाता है। तो मान लीजिए 75 का डेथ हो गया और नंबर ऑफ लाइव बर्थ मान लीजिए ये 300 हो गया। फॉर इजीली कैलकुलेशन वी जस्ट एज्यूम इट 300, ठीक है। तो इसको अगर 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो देखिए ये 2020 कट गया, ठीक है, और ये 325 में, तो मतलब 250 हो गया। तो ये 250 आईएमआर है, मतलब इन्फेंट डेथ हो रहा है 250 आउट ऑफ 1000, ठीक है। ये ऐसे कैलकुलेशंस किया जाता है। तो ये ऑप्शन होगा बी, मध्य प्रदेश। द लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस वाज अंडरटेकन इन। लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस ये 2011 में ही हुआ है, टिल 2005 चल रहा है अभी 2025, तो अभी तक सेंसस नहीं स्टार्टेड हुआ है, तो ये 2011 सेंसस है। इंडियाज पॉपुलेशन इज लार्जर देन ऑफ, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में ही है, तो अभी चाइना को भी क्रॉस कर दिया है, तो ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा। इंडियन इन्वेस्टमेंट एब्रॉड आर मेनली इन, इंडियन जो इन्वेस्टमेंट है वो मेनली यूएसए में होता है सबसे ज़्यादा। द फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन, देखिए 2 स्टॉक एक्सचेंज हमारा है, एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये स्टार्टेड हुआ था 1875 में, सबसे एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, और ये एनएससी 1992 में स्टार्टेड हुआ था, 1992 में, ठीक है। तो इसका जो बीएससी का इंडेक्स है, ये बीएससी का जो इंडेक्स है इसको हम निफ्टी बोलते हैं। इसमें 50 कंपनी इनलिस्टेड होता है और एनएससी में टोटल 30 कंपनी इनलिस्टेड है, इसको हम निफ्टी बोलते हैं। इसको इंडेक्स जो होता है इसको सेंसेक्स बोलता है, सेंसेक्स, ठीक है। तो ये बम्बई, दोनों बम्बई में ही है हेडक्वार्टर इसका। रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी फेल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन व्हेन इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, तो रिजर्व बैंक को, इसको मैंने कवर किया ना अभी, हाँ इसको कवर किया ऑलरेडी। द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5 ईयर। देखिए फाइनेंस कमीशन कब 5 ईयर्स के अंदर, 5 ईयर्स के बाद ये फिर से कंस्टिट्यूट किया जाता है, और ये इसका मेन वर्क है जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है इंडिया का, ये जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, रेवेन्यू या फिर टैक्स बोलते हैं, ये टैक्स को स्टेट के साथ शेयर करना, यही इसका काम है, ठीक है। तो ये 5 ईयर्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन द वेरी रिसेंट ईयर व्हिच कंट्री अकाउंट फॉर द हाईएस्ट इनवर्ड एफडीआई फॉर इंडिया, तो हाईएस्ट इनवर्ड जो इंडिया में
FDI आया है तो सबसे ज़्यादा आया है सिंगापुर से। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इन द रिसेंट ईयर व्हिच सेक्टर डोमिनेट्स इन FDI इनफ्लो इन इंडिया? जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो होता है इंडिया में आता है तो सबसे ज़्यादा कौन सा कंपनी आता है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इस टाइप का कंपनी सबसे ज़्यादा इंडिया में आता है, इसका FDI सबसे ज़्यादा है। ठीक है। व्हेन वाज GST इम्पोज्ड? GST इम्पोज्ड किया गया था, देखिए 2016 में, ये जुलाई में आई थिंक ये स्टार्टेड हुआ था, जुलाई 1 में ही। तो इसको इम्प्लीमेंट आई थिंक 2017 में किया, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत कंफ्यूज हो मैं भी। Which of the following country has agreed trade in the Indian rupees? इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करने के लिए ये श्रीलंका एग्रीड हुआ था। ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस वर्क फोर्स इज एंगेज्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर? देखिए फॉर्मल सेक्टर मतलब क्या होता है, आपको PPF GPF या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर में उसको GPF मिलता है, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको PPF मिलता है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलता है लाइक हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। तो ये सब अगर उसको मिल रहा है या फिर ये स्टैंडर्ड सैलरी मिल रहा है तो वो फॉर्मल सेक्टर में कम करता है इसका। तो इंडिया का जो 90% मतलब 93% आई थिंक परफेक्ट आंसर, इसमें बहुत डिफ़िकल्ट है इसको ये करना, तो 93% ही आंसर होगा। तो 93% लोग आउट ऑफ 100 ये लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है जो डेली वर्क बेस पर काम करता है तो उसको भी हम इनफॉर्मल लेबर बोलते हैं। और जो मान लीजिए एक टी स्टॉल एक लोग है जो चाय बेचता है, ठीक है, उसका टी स्टॉल है खुद का, तो वो भी इनफॉर्मल सेक्टर है, या फिर सब्जी बेच रहा है। तो इस टाइप का जो सेक्टर है, इस टाइप का जो वर्कर है उसको हम इनफॉर्मल वर्कर बोलते हैं। ठीक है। तो इंडिया जो मैक्सिमम वर्कर है वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करता है, जैसे 93% के आसपास। द फर्स्ट एक्ट एड्रेसिंग द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर वाज पास्ड इन, देखिए चाइल्ड लेबर अभी के लिए जो इससे रिलेटेड जो एक्ट है, बहुत सारे एक्ट आ गया, लेकिन ये फर्स्ट 1938 में ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट हुआ था, ये 1938 में। तो ऑप्शन 1938 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द लीगल प्रोविजन, इसको मैंने कवर किया ना, लीगल प्रोविजन गवर्निंग द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर लेड डाउन इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये 1934 एक्ट, ये 1934 एक्ट जो RBI गवर्नर एक्ट है, RBI एक्ट है, उसके थ्रू ये लीगल प्रोविजन जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को गवर्निंग एंड मैनेज करने का जो काम है ये RBI करता है 1934 एक्ट से। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय, देखिए इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इसको ड्राफ्टिंग करता है या फिर जो इम्प्लीमेंटेशंस भी करता है, ये होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसको हम DGFT भी बोलते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। GST इज इम्पोज्ड ऑन, देखिए GST क्या है, ये वैट को रिप्लेस किया गया है, वैल्यू एडेड टैक्स को रिप्लेस किया गया है। मतलब एक प्रोडक्ट पर बहुत सारे टैक्स लगता था, ठीक है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ पर भी टैक्स हो रहा है, वो अगर सप्लाइड हो रहा है तो वहाँ पर भी जब सप्लाइड होता है उसमें भी टैक्स लगता है। तो बहुत सारे टैक्स था, इनडायरेक्ट टैक्सेस था, तो इसको एक वन नेशन वन टैक्स में लाया गया है। इसको GST का मेन जो मोटिव है यही है, वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स। तो ये कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों है, अभी GST जो है, जो लोग इसको खरीदेगा, जो लोग प्रोडक्ट खरीदता है, मतलब जो कंज्यूम करता है उसको टैक्स भरना पड़ता है। और अभी क्या होता है, वो भी सप्लाइड बेस्ड पर ये टैक्स लिया जाता है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो प्रोड्यूसर है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जहाँ पर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब मान लीजिए वेस्ट बंगाल में एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, किसी भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ये बिहार जाएगा तो ये बिहार का जो लोग है वो टैक्स भरेगा, ठीक है।
लेकिन ये टैक्स बिहार गवर्नमेंट को मिलेगा। पहले क्या होता था, जो प्रोडक्ट इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो जो जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसका टैक्स उसी स्टेट को जाता था। अभी क्या हुआ है, अभी जो स्टेट कंज्यूम करेगा उसका जो वहाँ का जो लोग है उसको टैक्स देना पड़ेगा, बट उसी स्टेट का गवर्नमेंट जो है उसको टैक्स मिलेगा। आई थिंक क्लियर हो गया। जीएसटी के रिलेटेड या जीएसटी काउंट से रिलेटेड में दूसरा वीडियो, एक और सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पर डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि स्टूडेंट और जो अदर्स लोग हैं कंसेप्चुअल बेस पर जो समझना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अपकमिंग वीडियो यही होगा और बहुत ही जल्द हम इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज मनी सप्लाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज द रिजर्व बैंक परस्यू। मनी सप्लाई मतलब क्या होता है, अगर एक कंट्री में मनी सप्लाइड बढ़ रहा है तो इसके पीछे गवर्नमेंट का रोल होता है जो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू होता है, और आरबीआई का होता है जो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू होता है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन बोथ दिस कंसेप्ट इन माय प्रीवियस वीडियो, यू कैन वॉच इट। तो क्या होता है, जब कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, फर्स्ट कंसेप्ट देखिए कैश रिजर्व रेशियो। मतलब अगर आप एक गवर्नमेंट मान लीजिए एसबीआई का जो डिपॉजिट होता है, मतलब जो कस्टमर डिपॉजिट करता है एज ए फिक्स डिपॉजिट्स और करंट डिपॉजिट्स, तो उसके पास एक अमाउंट होता है, मान लीजिए फॉर हाइपोथेटिकली 100 रुपीज़, ठीक है। इस 100 रुपीज़ से मान लीजिए 20% CRR रेट है, तो इस 20% को एज ए कैश आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। ये होता है CRR। तो एसबीआई के पास कितना बचेगा, 80 रुपीज़ बचेगा। ये 80 रुपीज़ ये कस्टमर को लोन प्रोवाइड करेगा, मतलब इससे ये बिजनेस करेगा। बैंक तो एक बिजनेस ही करता है ना, तो इस 80 रुपीज़ से वो बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो अगर आरबीआई ने इस 20% जो CRR रेट है, मान लीजिए 10% कर दिया, मतलब इसको घटा दिया है, रिड्यूस कर दिया, तो अब एसबीआई के पास कितना रहेगा, ये 80 को 90 हो जाएगा, ये 90 रुपीज़ रहेगा एसबीआई के पास, जो एसबीआई बहुत सारे कस्टमर को एज ए लोन प्रोवाइड करेगा। मतलब मनी सप्लाई तो ज़्यादा हो रहा है ना, कंट्री में मनी सप्लाई ज़्यादा होगा क्योंकि एसबीआई के पास ज़्यादा डिपॉजिट रहेगा, तो ये वो लोन के थ्रू कंट्री का जो कस्टमर है उसको देगा। तो ऐसे क्या होगा, मनी सप्लाइड बढ़ जाएगा। तो यही बोला है क्वेश्चंस में कि रिडक्शंस इन द कैश रिजर्व रेशियो, अगर रिडक्शंस किया जाए कैश CRR में, अगर रिडक्शंस होगा तो मनी सप्लाइड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब जो रेपो रेट, SLR, ये सब मैंने पिछले वीडियो में सेपरेट वीडियो बनाया है मॉनेटरी पॉलिसी का, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। देखिए, फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, मतलब लैंड होल्डिंग, जो लैंड होल्डिंग कर रहा है उसको फिक्स करना, ये आरबीआई लैंड रिफॉर्म में दिया हुआ है कि अगर आपके पास ज़मीन है तो उसका एक लिमिटेशंस होना चाहिए। इम्पोजिशंस ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म, मतलब अगर एक फार्मर आपके ज़मीन पर वो कल्टीवेट कर रहा है तो उसको आप इजीली उसको निकल नहीं दे सकते, ठीक है। आपका जब मन चाहे उसको निकाल दिया, ठीक है, उसको बेनिफिट कम मिल रहा है, या फिर आपने मैक्सिमम जो फसल है उसका आपने ले लिया, तो इस टाइप को इशू को भी लैंड रिफॉर्म के थ्रू सॉल्व किया गया है। तो ये भी है कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग करने का एक कंसोलिडेट है, मतलब ज़मीन का, ये भी ठीक है। सीलिंग ऑन द यूज़ ऑफ मशीन्स ऑन फार्म में अब मशीन्स यूज़ नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शंस इस पार्ट लैंड रिफॉर्म्स का पार्ट नहीं है। मतलब अगर आप ज़मीन में कुछ मशीन्स यूज़ कर सकते हैं तो यू कैन यूज़ इट। तो यही बोला है कि आप मशीन फार्म में या ज़मीन पर यूज़ नहीं कर सकते, ये लैंड रिफॉर्म में दिया नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा प्राइम मिनिस्टर है
जो कि एज ए गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक काम किया है, तो डेफिनेटली मनमोहन सिंह है, नो डाउट। India's foreign exchange reserve have continuously increases since 2000 and 2011 because of इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसको शॉर्ट फॉर्म में फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं। तो इंडिया में जो 2002, 2000 एंड 2001 से कंटिन्यूसली जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ रहा है। मतलब का जो अमेरिकन डॉलर करेंसी वगैरह होता है वैल्यूएबल, तो उसको एज ए फॉरेक्स रिजर्व हम स्टोर करते हैं। तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हो रहा है रिजर्व। तो इसके पीछे का रीजंस क्या है, वाई इट्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग सिंस 2000 एंड 2011, 2000 एंड 2001। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म स्पीडिंग हो रहा है, स्पीडीली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से। रिलेटिवली हायर इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, इंटरेस्ट रेट रिलेटिवली हायर है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से, तो ये भी एक रीजंस है। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश टर्न्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट, अट्रैक्टिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसको अट्रैक्ट कर रहा है हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, जैसे BSE और NSE, क्योंकि बुलिश मार्केट है, प्राइस स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसलिए फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये भी एक रीजंस है, इसके लिए हमारा फॉरेक्स रिजर्व से जो मनी का वैल्यू है वो बढ़ रहा है, तो इसलिए फॉरेक्स रिजर्व से भी बढ़ रहा है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस द रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, इसको रेगुलेट भी करते हैं, सुपरवाइजरी करते हैं, इसको सुपरवाइजरी करते हैं, रेगुलेट करते हैं, तो NBFC को ये रेगुलेट करते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। स्टेबिलाइज द शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट और द कॉल रेट्स, देखिए RBI क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू बहुत सारे टूल्स यूज़ करके शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट को स्टेबलाइज करता है, मतलब इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है एज इकोनॉमी रिक्वायर्ड। तो इस टाइप का काम भी करता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी करेक्ट है, मतलब ये इनकरेक्ट नहीं है। प्रोवाइड रीडिस्काउंटिंग एंड बोरोइंग फैसिलिटीज टू द कोऑपरेटिव बैंक, डेफिनेटली ये है। कोऑपरेटिव बैंक को रीडिस्काउंटिंग एंड बोरोइंग फैसिलिटीज मिलता है, ये RBI के थ्रू मिलता है, तो ये भी ठीक है। प्रोवाइड लोन फैसिलिटीज़ टू द कॉरपोरेट हाउस, मतलब हाउस होल्ड हो गया या फिर बिजनेस मैन हो गया या फिर कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, तो उसको लोन प्रोवाइड करते हैं, ये नहीं है। लोन प्रोवाइड करने का काम RBI का नहीं है, ये काम होता है कॉमर्शियल बैंक का, जैसे SBI, ICICI, जो जितना भी बैंक है नेशनलाइज्ड, उन बैंक का काम होता है कॉरपोरेट सेक्टर को फैसिलिटीज़ देना, लोन प्रोवाइड करना, तो ये RBI का डायरेक्ट काम नहीं है, तो दिस इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इशूज करेंसी नोट अबाउट डिनोमिनेशंस ऑफ 1 रुपीज़ नोट, तो करेंसी नोट्स को, जो 1 रुपीज़ नोट है वो उसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, उसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, और अदर्स जो 1 रुपीज़ नोट को छोड़ के जितना भी करेंसी है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंसेप्चुअली इसको आप समझ सकते हैं और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये था 30 क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स, WBCS मेन में आया है, और ये आई थिंक जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है इंडिया में सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि घुमा फिरा के सेम क्वेश्चंस पूछा जाता है या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर हर चीज़ को, जैसे फाइनेंशियल जो मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, आई थिंक यू नीड टू क्लियर योर कंसेप्ट, वो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अगर वो सब फुल कंसेप्ट आपको नहीं रहेगा तो ये मल्टीपल क्वेश्चंस आपका कुछ काम में नहीं आएगा। तो हर चीज़ का मैंने कंसेप्ट सेपरेट वीडियो में कंसेप्ट दिया है, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं।
और अगर इकोनॉमी पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो बहुत सारे स्टूडेंट स्कोर कर लेता है, और इकोनॉमी पॉलिटी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल सबके लिए होता है, कंसेप्चुअल बेस्ड पर आपको समझना है। तो इसके लिए ये मेरा इंटेंशन है। तो आपको अगर ये सीरीज़ ठीक ठाक लग रहा है, आपको बेनिफिशियल होने वाला है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो मैं बहुत ही हार्ड वर्क करता हूँ इसके लिए, और मुझे बहुत मोटिवेशंस मिलता है। अगर एक लाइक मिलेगा या फिर एक सब्सक्राइब अगर बढ़ जाता है तो बहुत मुझे मोटिवेशंस मिलता है। तो इसके लिए ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सीरीज़ ठीक ठाक लग रहा है तो मुझे कंटिन्यूअसली ये वीडियो बनाने के लिए आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।